नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प चुनाव होना है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। इसका मतलब बीजेपी क्या कमजोर हो रही है। लेकिन आज जो प्रचार के दरमियान देखा गया, अमित शाह के प्रचार में बड़ा जन सैलाब उमड़ा। भले ही चुनाव आयोग जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसे देखते हुए उसका उल्लंघन तो हो रहा था, लेकिन तुरंत पार्टी समझ गई और बढ़ते जन सैलाब, भारी भीड़ को देखते हुए प्रचार को रोकना भी पड़ा। इसके सकारात्मक पहलू हैं। सकारात्मक पहलू ये हैं कि जन समर्थन इतना मिल रहा है बीजेपी को। किसी जन समर्थन के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जोश पूरी तरह से हाई है। और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी या पूरे विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव फिर भी बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन मायावती, प्रियंका गांधी कहीं भी नहीं दिख रही हैं। यूपी की राजनीति में, यूपी के चुनावी अखाड़े में पूरी तरह से हाशिए पर चले गए हैं और सिर्फ कैमरा प्रचार कर रहे हैं, यानी कि मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन जनता सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी इसी राह पर चल दिए हैं? जन समर्थन जुटाने से डर रहे हैं या फिर जन समर्थन मिल नहीं रहा है? चुनाव प्रचार जब रैलियों के जरिए हो रही थी, रोड शो के जरिए हो रही थी, तो ऐसा तो लग रहा था कि अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ जमा हो रही है, लेकिन अब क्यों नहीं जा रहे हैं? अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी के धुआंधार प्रचार से विपक्ष हो रहा परेशान। जीत के दावे करने वाली बस मीडिया से हो रहे मुखातिब। जन समर्थन से बीजेपी का जोश हाई, लेकिन सपा हताश। क्या चुनाव से पहले विपक्ष डाल चुका है हथियार? चलिए देखते हैं। बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष। यूपी में बीजेपी का चुनावी जोश हाई है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर विपक्ष की तमाम पार्टियां हाशिए पर दिख रही हैं। सपा भले ही योगी सरकार के काम पर लगातार प्रहार कर रही है, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे बस मीडिया तक सीमित कर लिया हो। वहीं अमित शाह, सीएम योगी और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से यूपी के चप्पे चप्पे पर जन समर्थन के लिए निकल चुके हैं। बीजेपी की धुआंधार चुनाव प्रचार से जैसे विपक्ष हताश हो रहा हो और चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिया हो। देखते हैं यूपी में किस में कितना है दम। अमित शाह के समर्थन में उमड़ रहा है जन सैलाब। भारी भीड़ को देखते हुए प्रचार भी रोकना पड़ रहा। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार से विपक्ष परेशान है। अखिलेश यादव बस कैमरा प्रचार में व्यस्त हैं। अखिलेश जयंत के गठबंधन पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। यूपी में बीजेपी की हवा फिर से जैसे बहने लगी हो। चुनाव आयोग ने रैलियां, रोड शो और बड़े चुनावी कार्यक्रम पर रोक तो लगा दिया, लेकिन बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में जो भीड़ दिख रही है, वो बीजेपी की जीत को जैसे पक्का कर रही हो। अमित शाह भारी भीड़ को देखते हुए प्रचार अभियान तक को रोक रहे हैं, क्योंकि कोरोना को देखते हुए नियम का भी पालन करना जरूरी है। लेकिन एक बात तय है, यूपी चुनाव में जैसे माहौल बदल रहा है, जन समर्थन से बीजेपी गदगद है, वहीं पूरा विपक्ष परेशान है। तो क्या यूपी में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष के बीच संग्राम है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्रेस। तो क्या इस बात में भरोसा कर लिया जाए कि इस वक्त माहौल पूरी तरह से बदल रहा है उत्तर प्रदेश का? बीजेपी वर्सेस बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष हो चुका है। क्या इस बात में दम है, या फिर समाजवादी पार्टी जो कह रही है उस बात में दम है कि इस बार पूरी तरह से बीजेपी साफ हो जाएगी?
समाजवादी पार्टी कह रही है 403 में 403 सीटों पर हमारी जीत होगी। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट में ये चीज़ें कही जा सकती है, लेकिन समीकरण और तमाम तरह के जो डेवलपमेंट इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, उसके आधार पर तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि किसी पार्टी को एकदम से पूर्ण बहुमत मिल ही जाए। बीजेपी दावे कर रही है पूर्ण बहुमत की, तो इन दावों पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शानदार, जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन रहा 2017 में, क्या उसी प्रदर्शन को दोहरा पाएगी बीजेपी? अगर दोहरा लेती है तो बीजेपी के जो दावे हैं 350 से ऊपर, उसे लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं हो सकती है। एक और जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव प्रचार देखकर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग के दरमियान भी, क्या इस जन सैलाब को देखकर, भारी भीड़ को देख करके क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी तमाम विपक्ष की सभी पार्टियों पर भारी पड़ती दिख रही है? समझेंगे। कई इस वक्त मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलते हैं अपने मेहमानों के पास। इस वक्त अनीता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनीता अग्रवाल जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। अनीता अग्रवाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रफत फातिमा जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रफत जी, आपका स्वागत है। दयाराम भार्गव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। दयाराम भार्गव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक दो पार्टियों के मेहमान और भी आने वाले समय में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले आशुतोष जी के पास आते हैं। शर्मा जी, एक बात बताएं, भीड़ को देखकर जो अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से जन समर्थन का जो उनका अभियान चल रहा है, लोगों से मुलाकात करने के लिए आज निकले तो इतनी भीड़ जमा हो गई, इतना बड़ा जन सैलाब खड़ा हो गया कि उनको प्रचार तक रोकना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो भी करना है। लेकिन इस जन सैलाब के आधार पर क्या चीजें तय मानी जा सकती हैं कि बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष, अखिलेश यादव जितना एक्टिव दिख रहे थे लगभग 15-20 दिन पहले, वो भी एक्टिव अब नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो मीडिया से मुखातिब होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ वही कहना चाहते हैं, बाकी जन समर्थन के लिए उनके पास भी कोई खास तरह की रणनीति नहीं है। बताइए सर। देखिए, जनता आज राजनीतिक लोगों की बातों में आने वाली नहीं है। जनता विकास को देखती है, राज्य में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, किस पार्टी ने क्या करा। अभी तो सभी पार्टी, बीजेपी पार्टी अपना दावा कर रही है, सपा पार्टी अपना दावा कर रही है, मायावती अपना दावा कर रही है और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। सभी अपना हक कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे। सीटें तो एक लिमिटेड है, 202 पार्टी का से सरकार बननी है। मेरा जहाँ तक अभी अनुमान है, अभी तक बीजेपी सब पार्टियों पर भारी पड़ रही है। और लोगों ने विकास को देखा, पिछले 5-7-6 साल में कितना विकास हुआ, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी बनी, शिक्षा का कितना सुधार हुआ और सब चीज़ों का रोड निर्माण हुआ, मेडिकल कॉलेज, स्कूल्स वगैरह सब पिछले 5-6 वर्षों में जनता देख रही है और पिछले इससे पहले का भी देख रही है। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा इसके बारे में कहना कि नहीं, तो क्या ये पैरामीटर जो आप कह रहे हैं शर्मा जी कि ये भीड़, जन सैलाब, जो हालांकि बहुत साफ तौर पर कहा गया है, चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम बनाए गए, कोरोना बढ़ रहा था तभी तो नियम बनाया गया कि ना बड़ी चुनावी रैलियां कर सकते हैं, ना रोड शो कर सकते हैं, ना कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम या कार्यक्रम कर सकते हैं, चुनावी कार्यक्रम जो कोरोना को बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ा उसका रोल हो सकता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की छूट मिलेगी, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग तो दिख ही नहीं रही है। लोग इस तरह से उतावले हो रहे हैं अमित शाह को देखने के लिए, सीएम योगी को देखने के लिए, जेपी नड्डा जी को देखने के लिए। अभी तो मोदी जी आए नहीं है, तो क्या माना जाए कि इस जन सैलाब के आधार पर चीजों को तय किया जा सकता है कि यही है, अब इसी से समझ लीजिए किसकी जीत हो रही है? देखिए, अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समय क्या करें। नड्डा जी निकल रहे हैं, योगी निकले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग का जितना भी है, अपनी तरफ से बीजेपी पार्टी भी अपना पूरा प्रयास कर रही है, सपा पार्टी भी पूरी लगी हुई है। अखिलेश यादव कुछ इस मामले में सुस्त नजर आ रहे हैं। पहले जो उनमें जोश खरोश नजर आ रहा था, उस जोश की कमी नजर आ रही है। अच्छा, मैं पूछूंगा, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता आने वाले हैं, पूछूंगा कि जोश में वाकई में कमी आ गई या किसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जोश हाई है। विपिन शर्मा जी के पास मैं आऊंगा, उससे पहले अनीता अग्रवाल जी के पास में आ रहा हूं। अनीता अग्रवाल जी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी
का जोश हाई हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मसले पर जो कमजोर दिख रही थी, वहां भी हवा बीजेपी के फेवर में जा रही है। विपक्ष कह रहा है सब बकवास है, बेकार है, अभी देख लेना 10 मार्च को क्या होगा। तो क्या है, किस पैरामीटर के आधार पर आप हम लोगों को समझा पाएंगे कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर ला रही है? क्या क्या पैरामीटर है अनीता अग्रवाल जी? देखिए गौरीशंकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और अपने काम के आधार पर और जनता के विश्वास के आधार पर और जनता के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी पुनः 350 से ऊपर सीटें ला रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कह रहे बीजेपी वर्सेस ऑल, पहले भी बीजेपी वर्सेस ऑल ये लोग इलेक्शन लड़े थे। शायद आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था तो बीजेपी वर्सेस ऑल ही था। और हमने अभी तक 14 से लेकर 17 से लेकर 19 से लेकर अब ये 22, आप स्वयं देखेंगे कि जनता का पूरा विश्वास हम पर बना हुआ है और जनता का विश्वास हम पे है और हमें जनता पर भरोसा है। और विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या सुन रहा है, विपक्ष क्या, तो वो तो जनता स्वयं तय करेगी। इसलिए जनता का जो भी फैसला होगा वो सबको समझ में आएगा। देखिएगा अभी आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, अनीता जी, लेकिन एक आरोप लग रहा है, आदत है अनीता जी, एक आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर। थोड़ी देर के बाद रफत फातिमा भी वो आरोप लगाएंगी, सुभाषपा के प्रवक्ता है वो भी आरोप लगाएंगे, थोड़ी देर के बाद हो सकता है समाजवादी पार्टी के भी कोई प्रवक्ता है वो भी आरोप लगाएंगे। ये आरोप ये है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं इससे पहले, आरोप ये है कि जब सब कुछ तय कर दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके तहत डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है, इसके बावजूद आप लोग जब भी अमित शाह जिधर भी जा रहे हैं इतनी भारी भीड़ वहां पर जमा हो रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, आप लोगों को प्रचार रोकना पड़ रहा है। क्या इसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी कुछ और रणनीति नहीं अपना रही? क्योंकि ये तो खुलेआम उल्लंघन है ना कोविड-19 के नियमों का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचार प्रसार जो हम लोग करें, डोर टू डोर जा रहे हैं, उसमें जनता स्वयं अपने आप आ रही है। जनता को बुलाया नहीं जा रहा है, जनता को कहा जा रहा है। जैसे अगर अमित शाह जी प्रचार करने जाते हैं तो जनता अपने आप उमड़ रही है, योगी जी जाते हैं तो अपने आप उमड़ रही है, नड्डा जी जाते अपने आप, यहाँ तक कि और छोड़िए, यहाँ तक अगर हम लोग भी प्रचार के लिए अपने मोहल्ले में निकले हैं, उस दिन तो मोहल्ले वाले सब लोग निकल आए। चलिए आपको कहने की जरूरत अनीता जी, ये बात के लोगों ने चलिए बोला कि आपको कहने की इस जरूरत बात है, हम को तो भाजपा के साथ ही हैं। अनीता जी, इस बात को मैं थोड़ा और एक्सटेंडेड तरीके से मैं पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में विपिन शर्मा जी, क्या वाकई में जो कह रही हैं अनीता अग्रवाल जी कि अमित शाह जब निकल रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, सीएम योगी निकल रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, मोदी साहब तो खैर है ना, मोदी फैक्टर 2014 से जो मोदी फैक्टर का एक बड़ा जो रोल रहा है चुनाव जीतने में बीजेपी का, वो तो है ही, इस बार रहेगा नहीं रहेगा ये अलग सवाल है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या वाकई में जनता खुद निकल रही है? कोरोना इतना बढ़ा हुआ है, कोरोना का डर नहीं, अमित शाह को देखने के लिए, उन्हें छूने के लिए, है ना, मतलब जो अमित शाह कह रहे हैं उस बात को सुनने के लिए। क्या इस बात को अखिलेश यादव समझ गए? जो आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अखिलेश यादव की रैलियों में सब भाड़े पर लाए हुए हैं, ऑटोमेटिक कोई आ नहीं रहे हैं, यहां से क्या ये चीजें सिद्ध हो रही हैं क्या कि देखिए जनता का जो स्वाभाविक जो एक रिस्पॉन्स है किसी पार्टी के लिए वो दिख रहा है, चाहे इस वक्त जो दिख रहा है अमित शाह निकल रहे हैं या फिर योगी निकल रहे हैं, सब खुद निकल रहे हैं, बुलाया नहीं जा रहा है उनको। बताइए सर। देखिए ऐसा है कि बेवजह तो अमित शाह को बोला नहीं जाता कि वो हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य हैं और हर एक को बस उस चीज का इंतजार था कि कब वो चुनावी मैदान में उतरे। और अब आपके सामने तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि जिस तरह से हजूम उमड़ रहा है और लोग बेसब्री से उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क, वो भी संपर्क साध रहे हैं और आपस में जो गर्मजोशी देखने को मिल रही है, तो तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। लेकिन किसी हम लोग इसके आधार पर किसी निष्कर्ष पे निकल जाएंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। वो देखिए फिर वो बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार नासमझी होगी हम लोग कि मैं अगर अपनी बात करूं तो वो यहाँ पर कई मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए आपने कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि ये वायरस अपना आकार बार बार बदल रहा है तो वो अलग बात है, जोश लोगों का, वो नेता मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि लोगों को समझ आ रहा है कि विकास हुआ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि कई चीजों से उनको छुटकारा मिला है। पहले खौफ हुआ करता था और आपने देखा था कि कैसे पहले ऐसा लग रहा था विपिन, मैं बहुत
खुले दिल से कह रहा हूं, पहले ऐसा लग रहा था कि कोरोना आ गया, चुनाव आयोग की तरफ से ढेर सारे नियम कानून बना दिए गए, चुनाव प्रचार अब होगा कैसे, डोर टू डोर कैंपेन के लिए बड़े नेता आएंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन यहाँ तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है। बड़े नेता जब उतर रहे हैं बीजेपी के तो डोर टू डोर कैंपेन में मैं उसी पे बोलना चाहता हूं, जन सैलाब उमड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा यह है कि यहाँ पर पहले पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हुए थे वहां पर भी ये से वही बातें दोहराई जा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हुआ था, वहां पर भी टक्कर दो राजनीतिक दलों की थी। कहने को तो वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थी, लेकिन मैदान में कौन उतरे हुए थे, टीएमसी और भाजपा। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और भाजपा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ट्रेंड आप देखिए, गौरतलब बात जो है ट्रेंड है कि यहाँ पर पहले वहां पर पूरी ताकत झोंक दी थी कि भाई ममता बनर्जी के खिलाफ, और उसका क्या हुआ, उसका फायदा हुआ टीएमसी को, क्योंकि बार बार दावे करे जा रहे थे कि हम 200 पार करेंगे, शतक भी नहीं बना पाए भाजपा वाले। और यहाँ पर उल्टी बात है कि सारा विपक्ष बनाम योगी हो गया है। जैसे केंद्र के मतलब चलिए ठीक है विपिन शर्मा जी, मैं आऊंगा। मतलब ये है जो कह रही हैं अनीता अग्रवाल, जो आप कह रहे हैं या फिर आशुतोष जी कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं, इससे एक बात बहुत क्लियर नजर आ रही है कि बीजेपी माहौल को बदलने की कोशिश में लगी है। अनीता अग्रवाल जी इस बात को 100% कहेंगी कि हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग ने विकास किया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, आशुतोष जी नहीं कहेंगे या आप ही नहीं कहेंगे। 100% आप लोग बदल पाए या नहीं बदल पाए, इस भीड़ को देखकर, जन सैलाब को देखकर मैं तय नहीं कर सकता, ना विपक्ष के कुछ कहने पर मैं तय करूंगा। 10 मार्च को ही तय होगा कि हुआ क्या, विकास का मॉडल है ना, जनता को कितना पसंद है। रफत फातिमा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रफत जी एक बात बताएं, अब कांग्रेस पार्टी, देखिए आप लोग, मैं साफ तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार इस वक्त डोर टू डोर कर रही हैं तो दिख रही हैं या मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है? रफत फातिमा, आप लोग का रहता है ना कि मीडिया हम लोग को दिखाता नहीं है, क्या वाकई में आप लोग सीरियसली गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? दिख नहीं रहे हैं दरअसल, इसलिए रफत फातिमा ये सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भीड़, हमें लगता है कोई हाइट बनाने का कोई पैमाना नहीं होता कि वो कौन विपक्ष के वर्सेस भाजपा है कि भाजपा ही फुल मैंडेट से फिर आने वाली। जैसे अनीता जी भी मुस्कुरा के बहुत कह रही थी, लोग आ जाते हैं, तो अगर इतना बड़ा दिन अपने लिए रखती है तो विपक्ष के लिए भी इतना ही बड़ा दिन रखना चाहिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वहां पे जिस तरीके से नोएडा में अगर वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, वहां भीड़ आ गई थी, तब उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई थी। अगर दूसरे पर एफआईआर करी जाती है तो खुद जो उल्लंघन किए जाते हैं उस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। बिल्कुल सही जिस बात तरीके से भीड़ लेके अमित शाह चल रहे हैं और जिस तरीके से वो, बिल्कुल, तो कोविड गाइडलाइन का पालन कौन नहीं कर रहा ये दिख रहा सामने कि भाजपा जिस तरीके से धज्जियां उड़ाए हुए और थूक थूक के पर्चे बांटे जा रहे हैं। कहा तो ये जिहाद माना जा रहा था, थूक जिहाद अब यही लोग कर रहे हैं। अमित शाह जिस तरीके से जो है भीड़ इकट्ठा करे, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर मान लीजिए महामारी फैलती तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा? तो विपक्ष पे फौरन जो है एफआईआर कर दी जाती है, उनको जो है जेल के जो है वो डर बताया जाता है और लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। तो मेरा सवाल कहाँ गया रफत? मेरा सवाल कहाँ गया? प्रियंका गांधी क्या कर रही है, नहीं कर रही है? बिल्कुल, प्रियंका जी वर्चुअल लगातार संवाद कर रही है। अभी भी आपने देखा होगा हमारा जो युवाओं से संवाद हुआ है, डोर टू डोर वर्चुअल संवाद करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। अभी टाइम बहुत है तो उसको देखते जाइए और 10 मार्च में जनता ही फैसला करेगी। तो क्या मतलब आपकी शिकायत है रफत की हम लोग अगर डोर टू डोर करेंगे या फिर चुनाव प्रचार करें जिस तरीके से बीजेपी कर रही है तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है, एफआईआर कर दिया जाता है, तब भी करेंगे आप लोग? नहीं, हम डोर टू डोर कैंपेन तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हमारा हर प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, लगातार हो रही है डोर टू डोर, लेकिन हम लोग उस कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से जो है। अच्छा एक बात रफत बताए, इस बार आप लोगों ने 40% महिलाओं को टिकट दिया उत्तर प्रदेश में और कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको लोग जानते तक नहीं है। मतलब समाज में 2 महीने काम करने का भी अनुभव उन लोगों के पास नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट आप लोगों ने दिया है। तो क्या 403 सीटों पर उम्मीदवारों को भरने की मजबूरी थी या फिर वाकई में आपके पास बहुत बड़ा अकाल है कि सही उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे? देखिए जिताऊ उम्मीदवार की बात मैं कर रहा हूँ, जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं है। जो अच्छे कुछ नेता थे वो छोड़ करके चले गए। आपको गौरी जी मेरी बात सुनिए आप,
कि मेरे पास आवेदन की कमी नहीं है। हमारे के इसी पे जो है लगातार इस पर भी बातचीत चल रही कि बहुत सारे टिकट को लेकर नाराज भी हैं। हाँ। अगर आवेदन की कमी होती, सीट भरने का मकसद होता खाली, तो इस तरीके की नाराजगियां नहीं होती। तो हमारी पार्टी में लोग जो है टिकट को लेके परेशान है कि हमें टिकट नहीं मिला, इतने आवेदन हो नहीं, चुके तो एक मेरे एक सवाल का और बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए रफत, 40% एक सवाल का और 40% ईमानदारी से जवाब के दीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के अलावा 2, 4, 5 बड़े नेता कांग्रेस के कौन बचे बताइए, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करके वोट कर सके? कोई बड़ा नाम है? 1-2 नाम थे वो तो निकल गए, अब बचे कौन? क्यों आप नहीं, आप पुनिया जी को स्लाइड में नहीं रखते हैं, आप प्रमोद तिवारी जी को स्लाइड में नहीं रखते, आप आराधना मिश्रा जी को स्लाइड में नहीं रखते कि आप सुहेल अख्तर अंसारी को? तो प्रमोद तिवारी के बारे में तो कहा जाता है कि दरअसल हैं वो कांग्रेस के नेता तो हैं, लेकिन अपने बलबूते अपने दम पर उन्होंने बना रखा है वहां पर। कांग्रेस से कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता उनको। जिस तरीके से भाजपा की घबराहट दिख रही है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जिस तरीके से यूपी में उलट आया है, वो इनकी घबराहट है, जो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पा रहे। अगर इतनी ही काम करे थे तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ उलट ना पड़ता। अगर इनका रिपोर्ट कार्ड होता, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। चलिए रफत, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। ठीक है रफत, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता इसके बावजूद 7 सीट भले ही 2017 में कांग्रेस को मिली, इसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता अपना स्टैंड रखते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं रखना है तो भाग गए, डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं या आते नहीं हैं कि ये टॉपिक नहीं पसंद है तो ये टॉपिक नहीं पसंद है। कई बार मुझे फेस करना पड़ता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको टॉपिक पसंद नहीं है तो इस टॉपिक पर इतना बवाल हो रहा है, इसको बचाएगा कौन डिफेंड करेगा? अगर आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ें चल रही हैं तो डिफेंड करने के लिए आपको आना पड़ेगा। इसलिए आज से मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तारीफ करता हूं। दयाराम भार्गव जी इस वक्त है। दयाराम भार्गव जी, ऐसा क्यों लगता है मुझे, पता नहीं, मैं दिल की बात कह रहा हूं, ऐसा लगता है मुझे कि आपके सबसे बड़े जो नेता हैं, आपके सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, उसके बाद लगे हाथ जो है सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया, जिन्ना उन्ना सबका सब जगह पर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके फंस गए। ये देखिए आपके अंदर के लोग बात बता रहे हैं सर, मैं पत्रकार हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुत लोगों से मेरी है ना बातचीत होती रहती है और वो आपकी पार्टी के कई नेता आपके बड़े नेता से नाराज है कि बिना सोचे समझे उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। ये बीजेपी की आईटी सेल ने तो नहीं बताया ना गौरीशंकर भाई। बीजेपी की आईटी सेल ने तो नहीं बताया है अंदर की बातें, क्योंकि अंदर की बातें भारतीय जनता पार्टी ही जान सकती है। हाँ। क्योंकि इन्होंने नहीं सर, दयाराम भार्गव जी आपसे बात होती है, कुछ किया नहीं, क्यों आपके और कई बड़े नेताओं से बातचीत होती है, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ और नाम मैं थोड़े लूंगा कौन बताया। बड़ी देर से सुन रहा हूँ, सबके जवाब देना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लच्छेदार भाषण तो कर देते हैं, इनको चुनाव में जाना है, विपक्ष की क्यों चिंता करते हैं? आप अपने विकास के कार्यों को गिनाइए, आप महंगाई के ऊपर डिबेट करिए, आप शिक्षा के ऊपर डिबेट करिए, आप नौकरियों के ऊपर डिबेट करिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर उसकी बात करिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त उत्तर प्रदेश में उसकी बात करिए। इनके पास अगर इसके मुद्दे होते ना गौरी भाई ना, तो आज देश के गृह मंत्री हैं वो जो है घर घर पर्चा नहीं बांटते। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखना ये हिल गया, घर घर पर्चा नहीं बांटते। और आपने देखा होगा तो आप लोग ही तो बांट रहे हैं ना भाई साहब। अरे सुनिए ना, आप लोग बांट भी रहे हैं, ऊपर से आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि देखिए पर्चा बांट करके कोरोना फैला रहे हैं। आप लोग ही बांट रहे हैं और अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, आप लोग ही तो कोरोना फैला ही रहे हो ना एक तरह से पर्चा बांट कर। गौरी भाई मुझे बोलने तो दो, अगर आप बीच में बोलोगे तो मैं फिर क्या बोलूंगा? बोलिए बताओ ना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, मैं ओपन करने वाला हूँ डिबेट को। बोल लीजिए पूरा जल्दी से। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती विकास की तो हम उस पर स्वीकार करते। इन्होंने अगर विकास किया होता तो आज जो देश की हालात उत्तर प्रदेश में या देश में है वो किसी से छिपी नहीं है। कोरोना काल में
लोग वेंटिलेटर के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, डॉक्टर के बगैर हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं, रोडों पे मर जाते हैं। हाँ। उसकी चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते? आखिर हम आपसे जानना चाहते हैं, जो लोग कोरोना काल में मरे हैं, नदियों के किनारे जिनके रामनामी चादर में लोग ढपे थे, भाई साहब एक बात मैं बताऊं, सुभाषपा के प्रवक्ता जी एक बात बताऊं, देखिए ये आपका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, राजनीतिक दल के लिहाज से बहुत अच्छी बात है, भाषण में खूब बढ़िया अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है, मैं तो ऐसे समझता हूं इस चीज को कि आपके घर में ही किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है ना, बीमारी की बात है, या फिर एकदम से अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि उसको सहना या फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो क्या करते हैं उसमें? फिर पूरे घर के परिवार के लोग सारी चीजें मिलकर के सही करते हैं ना उसको। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का प्रभाव था, उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया ना। बताइए, इसको ऐसे समझिए ना भाई साहब, बेहतर काम किया। जो चीजें हैं नेगेटिव, जो चीजें हैं उस पर हम लोग बिल्कुल कह रहे हैं। मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बने रहें हमारे साथ, तमाम मेहमान तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इस बार अब जो है कम से कम 5-6 दिनों के अंदर से बीजेपी ने माहौल को बदलने की कोशिश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी कमजोर दिख रही थी, बीजेपी के दावे हैं कि वहां पर अब हम लोग मजबूत हो रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो परेशान है। परेशान क्यों हैं? भीतर घात कौन कर रहा है? जाट और मुस्लिम की वोट पर क्या बीजेपी पूरी तरह से जो उसकी एक जो पकड़ थी कम से कम जाट वोटों पर, क्या उसकी बढ़ी है? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कहें उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक तरफ और पूरा विपक्ष एक तरफ। क्या आसान है इस बात को कहना? कितने सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं? चलिए इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी से एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा। अनीता जी, पैरामीटर्स बहुत सारा मैं पूछा था, बताया भी आपने, बहुत अच्छे से बताया। मुझे एक बात बताइए, जब योगी सरकार की आलोचना करनी होती है विपक्ष के लोगों को, तो कुछ अपराध और कुछ अपराधियों के आंकड़े पेश करके कहा जाता है कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था पर, साथ ही साथ योगी की विकास मॉडल पर जो आप लोगों का पैरामीटर था, 5 साल में कितना बदला? 2012 से 17 में क्या स्थिति थी और 17 से 22 में आकर बीजेपी ने उसमें कितना परिवर्तित किया? और इस पैरामीटर को जनता क्या समझने के लिए तैयार है? आप लोग जा रहे हैं ना, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, समझ रही है क्या जनता इस बात को? टीवी पर कहना अलग बात होता है, जनता समझ रही है नहीं समझ रही, यही मायने रख चीजें होती हैं अनीता जी एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता अच्छे से समझ रही है, क्योंकि जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं। आप देखिए, आज जनता के बीच में बीजेपी के एक कार्यकर्ता है और बीजेपी जनता खुद एक कार्यकर्ता भाजपा की बन रही है कि हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके 2 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज अंत्योदय तक जो हमारा एक सपना था, उस सपने को हम लोग ने साकार किया है कि मतलब अंत्योदय तक हर व्यवस्था को पहुंचाया है, चाहे वो आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे आयुष्मान भारत की हो, चाहे जन औषधि केंद्र की हो। हम लोगों ने हर व्यवस्था को नीचे स्तर तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना संकट काल में कोई भी किसी को भी भूखा नहीं रखा, उसके घर घर हम लोगों ने राशन पहुंचाया। काउंटर किया जा सकता है, ओपन डिबेट है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनको छोड़ करके बाकी तीनों लोग काउंटर कर सकते हैं। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए आप। नहीं, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आज जनता इस चीज को अच्छे से समझती है कि जब से हमारी सरकार आई कोई भी घोटाला आपको नहीं दिखा होगा, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा होगा। सबसे बड़ी बात है, आज कानून व्यवस्था भी बड़ी चुस्त और दुरुस्त है। जहाँ पे एक समय पे आप देखिए कि लड़कियां स्कूल जाने से डरती थी, स्कूल नहीं जाती थी। आज जो लड़कियां आज स्कूल भी जाती है और बेवकूफ चलती है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कांग्रेस, आप अपनी बात को छोड़, आपके तो अपने लोग ही आपके पास जाति परिवार है, आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। हम लोग उस तबके से आए हैं जहाँ से गरीबी आती है, जहाँ लोग गरीब में जीते हैं। अब उस सबसे से आया, इसलिए आपको अच्छे से दर्द मालूम है लोगों का। सोने का चम्मच लेके आने वाली पार्टी नहीं है हमारी। और आज जो से बात कर रहे हो रफत फातिमा बोल रही हैं, एक मिनट, रफत फातिमा बोल रही हैं अनीता जी कि उनकी पार्टी सोने की चम्मच वो एक परिवारवादी पार्टी, गांधी पार्टी है, वो जनता की पार्टी नहीं रह गई है। वो सोने का
चम्मच लेके गौरी पैदा भाई, हुई बीच में पार्टी ऐसे है। बोलना ठीक हम लोग रहेगा? जो है गरीब सेक्टर से आए समझ हुए में नहीं हैं, आएगा। हमको गरीबी की दिखाया रेखा गया था। मालूम है कि गरीब को क्या चाहिए, गरीबी की क्या जरूरत है, ये बोलने लोग दीजिए को पता उनको। है, ये इन लोग को नहीं अच्छा एक पता मिनट है। रफत जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अनीता जी को बात पूरी करने दीजिए। ये तो ये काउंटर तभी सही होता है जब थोड़ा सा सवाल सुन करके और काउंटर कीजिए, ऐसे नहीं ये आप भी बोल रहे हैं और अनीता जी बोल रही हैं, समझ में चीजें नहीं आएंगी। एक मिनट रफत जी थोड़ा सा रुकिए, रफत फातिमा थोड़ा सा रुक जाइए, रफत फातिमा का ऑडियो थोड़ा डाउन कर लीजिए अगर नहीं सुन रही है तो। अनीता जी बात पूरी कीजिए अपनी। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है ऐसा नहीं है भाई साहब, चम्मच लेके जयराम आई भार्गव जी, है। ऐसा नहीं है। आज जो बातें कर रही आप डिबेट पर बैठने के साथ जो इस मानसिकता से आते हो ना, यही दिक्कत मुझे है। 50 सेकंड दिया गौरी भाई, मैंने उससे देख लिया 50 सेकंड केवल। 50 आप 10 सेकंड वाला रहोगे तो 10 ही सेकंड देंगे ना, रुकिए तो। आप बताइए ना, कभी नहीं को बुलवा रहे हो। हमने सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा दी, अब तक जितनी सरकारें सबसे ज्यादा अरे सुनिए नौकरियां अनीता हमारी सरकार ने जी, मिली है। उत्तर प्रदेश में 34 लाख सरकारी पद खाली है, उसे तो आप भर नहीं पाए। विकास कार्य हमने किया है। शर्म नहीं आता सबसे ज्यादा जनता के साथ हमारे लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अनीता अग्रवाल थोड़ा सा रुकिए, अनीता अग्रवाल जी रुकिए, अनीता अग्रवाल रुकिए थोड़ा सा, अनीता अग्रवाल हमें रुकिए, चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। दयाराम भार्गव जी एक बात बताइए। हमारे साथ नहीं आप बताइए, आप गलत आंकड़ा क्यों पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कोई गलत आपको उत्तर प्रदेश में 34 लाख सरकारी पद खाली हो तो भरा नहीं क्या? नौकरियां आपने किसको दे दिया? अरे आंकड़े बताइए, वही बता रहे हैं। आपने नौकरी दिया। देखिए अभी केंद्र सरकार का 3 साल से रेलवे की भर्ती नहीं पूर्ति कर पाई। बिहार के बच्चे, पूर्वांचल के बच्चे लट सिखा रहे हैं, उन बच्चों को आप नौकरी दे नहीं पाए और ऊपर से बाबा लट सिखा रही है। आप नौकरी देने की बात करते रहे हो, लेकिन बुखलाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से भैया माना फिर आप अरे बुखलाए हुए आराम से हैं। चलिए ठीक है, दयाराम भार्गव जी। आप माना बताइए। जनता आपके साथ नहीं है, माना आप हार रहे हो, लेकिन इतना बुखला के क्या फायदा? आप जनता के बीच में जाइए तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। हमें बताने की आवश्यकता महंगाई नहीं चरम सीमा पे इसकी बात कौन करेगा अनीता जी? जवाब मिल आप जाएगा। बताइए। जनता जानती है, हम जनता के बीच में रहते हैं। के शासन से पहले 55 रुपए लीटर आता लगभग। अच्छा सुनिए अरे सुनिए सुनिए, एक मिनट, दयाराम भार्गव जी एक मिनट रुकिए, दयाराम भार्गव जी रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमको टाइम नहीं देते हो, आप दूसरा का टाइम खा रहे हो, बताओ ऐसे नहीं होता ना। चलिए एक मिनट, दयाराम भार्गव, रफत फातिमा, अनीता अग्रवाल जी तीनों रुकिए, थोड़ा सा तीनों रुकिए। मैं कुछ और समझना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और समझना चाह रहा हूँ। मैं एक मिनट अनीता जी, एक मिनट अनीता जी, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आशुतोष शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। आशुतोष जी एक बात बताएं, इसके बावजूद ठीक है कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं, सुभाषपा ठीक है, सुभाषपा से जो सवाल किए उसका आंसर तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन हर बात पर सुभाषपा को तमाम तरह के सवाल पूछने हैं बीजेपी से। उनका जो वर्कआउट है वो तो दिखाई नहीं रहे कर क्या रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा उनके पास। इसके बावजूद क्या लग रहा है, विपक्ष आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, रुकिए ना भाई साहब, रुकिए ना, इसलिए तो कहता हूं, इसीलिए टाइम नहीं देता हूं आपको सारा उत्तर प्रदेश के दे दूंगा। आपको टाइम मैं इसलिए नहीं देता कि आप तक मुझे आने नहीं देते हो, है ना। मैं अगर एक सवाल पूछा तो एक सवाल का आंसर दे ना, उससे पहले आप बोल चुके रहते हो, क्या आऊं तुम्हारे, है ना, आपके पास मैं क्या हूं। मैं आ रहा हूं आशुतोष जी के पास, में आ रहा हूं। आशुतोष जी एक बात बताइए, आपने हमें कहां बोलने का मौका दिया? तो एक काम कीजिए भाई साहब, आप डिबेट से उठ जाइए और आ जाइए चैनल, है ना, आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना, बेटर होगा ना सर। डिबेट की कोई मर्यादा होती है, नहीं होती? डिबेट में बैठे हैं तो क्या पूरा टाइम मैं आपको दे दूं? अजीब करते हो दयाराम भार्गव जी। अभी मैं बोल रहा, फिर दूसरे को आप दे रहे हो। भाई विपक्ष का भी तो सुनोगे, या विपक्ष के सुनोगे ही नहीं आप? विपक्ष कौन नहीं सुन रहा है? कौन नहीं सुन रहा है बताइए, सुन रहा हूँ ना आपकी। क्या रफत फातिमा सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है ना, ये देखिए क्या है ना, ये बागी वाला तेवर जो है ना, आप अपनी पार्टी में रखना, ठीक है, डिबेट में मत बागी वाला तेवर नहीं है ना, ये बागी वाला जो बीजेपी से बगावत किया आपने, बीजेपी से बगावत किया, इसके बाद बीजेपी से भगाया गया आप लोगों को, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए, वहां भी अगर इसी तरह से बगावत करोगे वहां से भगा दिए जाओगे। सुनिए हमारी बात सुनिए, डिबेट में जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं ना अच्छे से मर्यादित होकर के, उसी तरह से उसका जवाब दिया कीजिए दयाराम भार्गव जी।
इन्होंने ये बागी तेवर रखना अपनी पार्टी में, यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, हमारे आशुतोष जी के पास आ रहे हैं, आप लोग हो, आपको हर चीज चाहिए, है ना। जीतोगे 4 सीट, लेकिन पूरा, है ना, पूरा डिस्कशन चाहिए आपको, पूरा डिस्कशन चाहिए। आशुतोष जी के पास मैं आ रहा हूँ, आते हैं सर दयाराम भाई। क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई साहब, भार्गव जी, क्यों वक्त खराब कर रहे हो? सबसे ज्यादा आपने बोला है, पता है, मैं टाइम दिखा दूं आपको, सबसे ज्यादा आपने बोला है। दूसरे का टाइम खराब कर रहे हो, मेरा वक्त खराब कर रहे हो। मैं सवाल पूछूंगा तब आइएगा। आशुतोष जी के पास मैं आ रहा हूं, तब भी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हालत क्या इतनी खराब है जितनी बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं? थोड़ा सा एक पैरामीटर थोड़ा समझाइए। क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ठीक है प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस पार्टी जैसा कि कह रही है रफत जी की हम लोग कर रहे हैं, डोर टू डोर करेंगे और भी हमारी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या इन सब चीजों का असर होगा बीजेपी के दावों में? क्या लग रहा है कि कहां थोड़ी सी कमी नजर आपको आती है आशुतोष जी, बताइए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर किया जा रहा है। सब पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। जनता आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया है, सब लोग देख रहे हैं कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सड़क बन रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं और सभी जगह इनमें सुधार जनता को नजर आ रहा है। अब रही बात विपक्ष की, विपक्ष ने तो हर कार्य को, चाहे आपने अच्छा करा बुरा करा, उसका विरोध करना उनका काम, वो अलग बात है। मुझे लग रहा है कि वो उनका अधिकार भी है, वो उनका अधिकार है। हाँ। तो वो जो कह रहे हैं उस जगह वो गलत नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है अपने कार्य पर अपनी दावा कर रही है 325 335 का। मुझे अभी ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ 30 से 35 40 सीटें लूज कर रही है। क्यों लूज करेगी? इसके पीछे कुछ होगा ना, का बहुत सारे फैक्टर्स। क्या एंटी इनकम्बेंसी है या फिर किसान आंदोलन के मसले पर देखिए, किसान आंदोलन वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 साल से ज्यादा किसान लोग धरना पर बैठे रहे। हाँ। मोदी जी के ये कहने के बावजूद कि भाई मैं अभी इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, हाँ। उसके बावजूद भी वो लोग बैठे रहे। हाँ। अब क्या ये वाकई में किसान थे? नहीं, ठीक है, वो अलग मसला है। मैं आऊंगा आपके पास। विपिन शर्मा जी के पास मैं आ रहा हूं। विपिन शर्मा जी, एक बात बताएं, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी अभी बनी हुई है या फिर बीजेपी ने किसानों की नाराजगी को दूर करने की जो अंदर कवायद उनकी चल रही थी पूरी तरह से उन्होंने पूरा कर लिया है? शायद इसी उत्साह में बीजेपी दावे कर रही हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा बदल चुकी है। बदली है वाकई नहीं बदली है, नहीं बदली है? फिर गौरी शंकर जी, 21वीं सदी की ये जनता है और यहाँ पर हम ये लोग बातें तो हम लोग विश्लेषक की तरह बड़ी बड़ी कर जाते हैं। हाँ। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक नेता में इतना दम है कि इतने वोट बैंक को वो साध सकता है, रिझा सकता है। लेकिन मुद्दा ये है यहाँ पर कि आप अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं आज बोल सकते कि हाँ आप फलानी पार्टी को आप वोट डालें। तो ये 21वीं सदी की जनता है, वो भली भांति समझती है कि उसको कौन भ्रमित कर रहा है या कौन जुमलेबाजी कर रहा है या कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा है। वो सब जानते हैं। उनको जमीनी स्तर पे जो चीज दिखती है उसके आधार पर वो अपना बेशकीमती वोट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर टीका जब आया, जिसका इंतजार था इतने समय से, बड़ा आसान होता है कहना आप कि लाशें तैर रही थी नदियों में। अरे कमाल है, आप ये भूल जाते हैं कि आपकी हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। उसके बावजूद हमने बाकी मुल्कों से, ये हम सबका मुल्क है, ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर ये सरकार की सफलता थी। महान वैज्ञानिकों ने जिस टीके का इजाद करा, जिसका इतने समय से इंतजार था, वहां पर भी राजनीति शुरू होगी। तो आप समझिए कि वहां पर एक तरफ आप कहते हैं कि देखिए लाशें सरकार ने विफल रही, ये हुआ वो हुआ, लेकिन यहाँ पर भली भांति लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, लिमिटेड था, वो हम अमेरिका नहीं है। तो वहां पर उसके बावजूद हमने बहुत बढ़िया तरीके से स्थिति संभाली। निश्चित बात है ऑक्सीजन प्राण वायु की किल्लत मची थी पिछले वर्ष, लेकिन यहाँ पर क्या आशुतोष क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ कि विश्व की आबादी, मैं आ रहा हूँ, मैं रफत आपके पास आ रहा हूँ, फिर दयाराम भार्गव के पास आएंगे। आशुतोष 1 मिनट में बात खत्म कीजिए। आ रहे हैं रफत, आ रहे हैं। सुनिए पहले आशुतोष जी को सुन लेते हैं। निशान होगा, पोलियो के टीके लगते थे और भी बहुत सारे टीके लगते थे। तो ये सरकार कितने समय और वैज्ञानिकों को और हमारे लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है, पैसा
करके कि पोलियो में हम लोग विदेशों के आगे हाथ फैला कर रहते थे, भाई हमको वैक्सीन दीजिए, आपने क्या बनाया, आपको वैक्सीन दीजिए, हम लोग के आगे आज कंपनी की सरकार ने यहाँ के वैज्ञानिकों ने नहीं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं बहुत हैरान होता हूँ कि दयाराम भार्गव की पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर रखी है, उस पार्टी के बड़े नेता यहाँ तक कह रहे थे कि हम जो है बीजेपी का टीका नहीं लगाएंगे, बीजेपी का टीका नहीं लगाएंगे। लेकिन कोरोना जब फैलना शुरू हुआ, जब समझ में चीजें आई कि ये दरअसल बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, इससे ये पूरे देश पर बड़ी आफत है, तब समझ में आया। अच्छा दयाराम भार्गव जी, एक बात बताएं, क्या लगता है, आप लोग कहते हो ना, आप लोग कहते हो कि मैं आते हैं अनीता जी, आप लोग कहते हो कि हम लोग बीजेपी के साथ रहे हैं, हम लोग एक मिनट अनीता अग्रवाल, रफत फातिमा जी, आप दोनों का हो गया। देखिए मैं रफत के पास एक सवाल लेकर आता, लेकिन मैं भी थोड़ी देर के बाद आऊंगा, आपका टर्म खत्म हो गया। दयाराम भार्गव जी, आप लोग दावे करते हो ना कि बीजेपी के साथ हम लोग का लंबा चला, फिर बीजेपी से बाहर हो गए, तो बीजेपी को हमारी पार्टी समझती है, हमारी पार्टी के बड़े नेता समझते हैं, तो क्या समझते, कितना समझते हैं? ये जो समझ रहे हैं, ये जो बड़ा जन सैलाब है, ये एक मिनट अनीता जी, एक मिनट रफत फातिमा, अनीता जी, मैं दयाराम भार्गव जी सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ हम सालों से रहे, बीजेपी को समझते हैं, तो कितना समझ पाए? मुझे तो लगता है समझने में थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि अमित शाह जब आ रहे हैं, डोर टू डोर रैली कैंपेनिंग कर रहे हैं, भारी जन सैलाब दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, लोग उत्साहित हो रहे हैं, उनको प्रचार तक रोक देना पड़ रहा है, ये तो बीजेपी के लिए सकारात्मक बातें हैं। तो फिर इस समझने वाली बात हमको समझ में नहीं आई दयाराम भार्गव जी, कितना समझे, कहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी? नहीं, देखिए ये अच्छी बात है, आपकी सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जो थे, तो हमारे साथ कुछ मुद्दाएं थी, और अमित शाह जी ने, क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री ने, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री है, उनके साथ में तय हुआ था कि राजभर जी हमारी सरकार बनवा दो, और आपकी सरकार बनने के बाद आप सारी मुद्दाएं हल होंगे। हमारे मुद्दे क्या थे गौरी भाई? आप देखिए, क्या आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ठीक का पट्टा मांग रहे थे, इसको आप समझिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात हुई। देखिए बीच में मत बोले, हमने नहीं बोला भाई, देखो गलत बात है, थोड़ी बात आप समझाओ इनको, फिर आपकी अपनी पहचान इन्हीं से बुलवा लो, साथ रह के उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आज आप बुलवा लो, हम नहीं, अभी तक आपको कोई पहचानता भी नहीं था, आज आपने अपनी पहचान बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन के पहचान बनाई है आपने अपनी, और आप ऐसी बातें कर रही है। बुलवा लो इनको, बुलवा लो, जब हम बोलेंगे कोई बात नहीं, सारा समय दे दो। अपनी पहचान खुद बनाई है आपने, हमारे साथ रह के बनाई है अपनी पहचान। पहले क्या दयाराम भार्गव, आपको लगता नहीं, आपको लगता नहीं कि अनीता अग्रवाल जो कह रही है, मुद्दे रखूंगा, अनीता अग्रवाल जो कह रही है, उस पहचान के आधार पे आप लोग बड़ी पार्टी बने, फिर उसका दुरुपयोग किया आप लोगों ने। सच्चाई को मान लीजिए। ये तो देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी, इसको हम चोरकट पार्टी बोलते हैं। हम किसानों के मुद्दे पे गए थे, इन्होंने कहा था खाद बीज मिट्टी हम सस्ता करेंगे, यूरिया जो डाई थी, डाई की बोरी जो 50 किलो की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती 5 किलो उसमें तो चुरा लेती है, 45 किलो की बोरी करती है। जब 50 किलो की बोरी थी तब वो जो है डाई जो है 900 रुपए बिक रही थी, आज 45 किलो की बोरी है 1700 रुपए बिक रही है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे मुद्दे थे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, इन्होंने नहीं किया। जातवार जनगणना की बात हुई, इन्होंने नहीं किया। किसानों की बिजली मुफ्त देने की बात हुई थी, इन्होंने नहीं किया। एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात हुई थी, इन्होंने नहीं किया। कानून व्यवस्था के ऊपर आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी सदन में 18 महीने रहने के बाद जब योगी जी से कहा कि चौकी थाने में, तहसील में और ब्लॉकों में गरीबों की, असहायों की, मजलूमों की, वंचितों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, तो यही योगी सरकार है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। आते हैं दयाराम भार्गव जी, आते हैं सर, आते हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, एक बात बताएं सर। अब थोड़ा सा रुकिए अनीता जी रुकिए, रफत फातिमा तो खैर शांत है अभी, रुकिए दोनों, आप रुकिए। विपिन जी एक बात बताइए, अब ये विपक्ष कहता है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो ये फिर इतने करोड़ लोगों को राशन दिए, मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं,
45 लाख आवास दिए गए, अब सुनिए भाई साहब, 2 करोड़ शौचालय बनाया गया, 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, और इसमें जो खास बात है विपिन, कि सबसे ज्यादा फायदा वैसे लोग उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा बीजेपी का विरोध करते हैं। सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा वो उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी पार्टी का करते हैं। देखिए, दयाराम भार्गव जी, गलत बात है भाई साहब। आप बीजेपी में आकर के पंख पर पंख लपेट लिए और फिर उसके बाद झट सा उड़ गए वहां से, है ना। जो पार्टी आपको उड़ाना सिखाई, उसी पार्टी को आप धोखा देकर निकल दिए। और अब आप कहते हो बीजेपी को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकती है, बीजेपी चोर पार्टी है, बीजेपी ये पार्टी है, बीजेपी वो पार्टी है। लेकिन मैं चलिए एक मिनट, दयाराम भार्गव जी, सुनिए भाई साहब, सुनिए तो आ रहे आपके पास आते हैं। अनीता जी आपके पास आते हैं। विपिन जी, एक बात बताएं, ये जो आंकड़े हमारे पास हैं, सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा फायदा, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा फायदा वैसे लोगों ने उठाया है जो सबसे ज्यादा योगी सरकार की आलोचना करते हैं, सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले लोग हैं। अब चाहे शौचालय की बात हो, आवास आवंटन की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, नई उड़ान की बात हो, है ना, तमाम तरह की योजनाएं हैं, नई रोशनी की बात हो, नया सवेरा, सीखो कमाओ उस्ताद, नई मंजिल, 36 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका सबसे ज्यादा फायदा जो है वैसे लोग उठा रहे हैं जो योगी सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। बताइए भाई साहब, अब इनको दयाराम भार्गव जी को मैं कैसे समझाऊं, बताइए विपिन शर्मा जी। सुन लीजिए, इससे देखिए, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए भाई साहब, एकदम से इससे देखिए, इसका निष्कर्ष ये निकलता है, भार्गव जी को लगता है भूख लगी है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है गौरी भाई कि यहाँ पर निष्पक्ष होकर कोई बिना भेदभाव होके अगर योजनाओं का फायदा मिला है एक आम आदमी को, तो इससे अच्छी बात क्या है। ये तो किसी ने किसी को जताने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया, सफर लंबा है, चुनौतियों का भरमार है। मैंने बोलना दीजिए, एक मिनट भार्गव जी, एक मिनट, अरे आप पहले हम लोग दोनों पहलुओं का जिक्र करेंगे, आप सवाल की बात करते हैं। आज दयाराम भार्गव जी पूरे बागी तेवर में है भाई साहब, अखिलेश यादव के लिए फजीहत बनने वाले हैं सब, ये समझ में बात तो आ गई। चलिए मैं रफत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब रुकिए सर, दयाराम भार्गव जी, सबका समय मत खाइए भाई साहब, है ना। कांग्रेस पार्टी कम से कम आपसे बेहतर पार्टी तो है, आपसे बेहतर पार्टी अच्छा काम करती है, सीट भले कम लाती है अलग बात है, काम तो अच्छा कर रही है। प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव है, वाकई में जिस तरह से एक्टिव है प्रियंका गांधी, रफत जी, साबित हो गई। जो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा इसलिए शांत बैठी है कि बी पार्टी है भाजपा की, अब कम से कम उसका दूसरा भी आप पहलू ले सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं समझ रहा हूं। रफत एक बात बताएं, मुझे थोड़ा सा इस बात को जानने में दिलचस्पी है। आप लोग 403 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं, 40% महिलाओं को वोट टिकट आप लोग दिए हैं। जीतने का फॉर्मूला क्या है इस बार कांग्रेस पार्टी के पास? आप लोग कैसे और किस आधार पर कह रही हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी या फिर हमारे योगदान से सरकार बनेगी, यानी कि खुद को किंग मेकर या किंग क्वीन, मैं तो क्वीन मानूंगा, प्रियंका गांधी है तो, है ना, क्वीन मेकर। नहीं, आप भी गौरी जी अगर दिल पे हाथ रख के बात करी जाए तो सच तो बात यही है कि मुख्य विपक्ष का अगर किसी ने रोल निभाया है तो सिर्फ कांग्रेस ने, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे प्रयागराज हो। क्या लगता है कि कांग्रेस के कहने से यहाँ के लोगों को, है ना, कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, यहाँ के लोग आपको वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी भी उसी जोश के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। इस पर जरूर खेल खेला है, लेकिन बाकी जमीनी संघर्ष अगर किसी ने करा है तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने करा है। तो जाहिर सी बात है, जो जनता के विकास और जनता के मुद्दों पे खड़ा होगा, जनता भी उसी के साथ होगी। और हमको पूरा भरोसा है, जनता अपने हक के लिए और अपने अधिकारों के लिए चाहूंगा। चलिए समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। और मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी बने, किसी भी पार्टी की सरकार बने, जनता का विकास कैसे हो, आपके पास एक विकास का मॉडल हो, वो मॉडल कैसा होगा वो जनता को तय करने दीजिए, लेकिन विकास कीजिए।
आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।